नमस्कार साथियों। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंशकाल के रूप में जाना जाएगा। आज भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है, जैसे किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया। दिल्ली के चौतरफा, खास तौर पर हरियाणा, क्योंकि वो 2/3 हिस्सा है दिल्ली के दोनों तरफ, खास तौर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर मंजर क्या है, मैं ये आज आपसे साझा करना चाहूंगा। पहला, सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टीकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स लगा उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान बॉर्डर का भी है। दूसरा, जहां दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई है, वहां सड़कों पर कीलें बंदी कर दी गई है, यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। यही नहीं, कंटीले तारों की दीवारें बना दी गई हैं। तीसरा, पड़ोस में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रतिया और बुढलाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी है, जैसे दो दुश्मन देशों के बीच में बनाते। हांसी हरियाणा में जो है उसके निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैयड़ टोल है। सरकार ने वहां जेसीबी मशीनें लगा 50-50 फुट गहरे गड्ढे बना दिए। सीमेंट बैरियर पर सीमेंट भरकर एक कंक्रीट की दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी कर दी गई है। कैथल हरियाणा में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा पहलू, पंजाब और हरियाणा के बीच घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पुल है, आप सब जानते हैं। उस पुल पर, पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए। पुल को खोदकर कंटीली तारबंदी कर दी गई है। बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो या दो दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। पांचवा, पूरे हरियाणा, पंजाब, पड़ोस में दिल्ली से सटे राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश के पड़ोस में दिल्ली से सटे जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, शट डाउन कर दी गई हैं। वो भी तब जब बोर्ड एग्जाम सर पर है और बच्चों को हर रोज आवश्यकता है। दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं डाला जाएगा। कोई पेट्रोल पंप डाल ही नहीं रहा, अब उन्होंने डीजल डालना ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्नाटक और दूसरे राज्यों से आ रहे किसानों को जबरन ट्रेन रुकवाकर उतारकर गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन,
1920-21 के अवध के किसान आंदोलन की दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ताधारियों से हमारा केवल इतना सवाल है। पहला सवाल, क्या देश का अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? मैं फिर दोहराता हूं, क्या देश का अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या किसान को दिल्ली की परिधि के 100 किलोमीटर में आने की अब आजादी नहीं रही है न्यू इंडिया में? दूसरा सवाल, क्या सरकार यह मानती और सोचती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर आक्रमण करने आ रहा है या फिर जबरन सत्ता पर कब्जा करना चाहता है? यदि हां, तो सरकार सामने आकर सबूत दे देश को कि यह दिल्ली की सत्ता की तख्ता पलट की साजिश है, और यदि नहीं, तो फिर देश की राजधानी दिल्ली को पैरामिलिट्री और पुलिस की छावनी में बदलने की आवश्यकता क्या है? दिल्ली में करोड़ों लोग रोज आते हैं, किसान भी आ जाएंगे, अपना न्याय मांगेंगे। तीसरा, देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाए? जब मुझे न्याय मांगना हो, मैं मेरे प्रधानमंत्री और मेरी सरकार से न्याय ना मांगू तो कहां जाऊं? तो क्या अब न्याय मांगने का कोई रास्ता और तरीका नहीं बचा, सब दरवाजे बंद हैं? यदि हां, तो सरकार यह तो बता दे कि किसान कौन सा दरवाजा खटखटाए, हम वो खटखटा लेंगे। चौथा सवाल, जब किसान आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय है और जब सालों तक चला पिछला किसान आंदोलन भी शांति प्रिय रहा और टेलीविजन और अखबार इस बात के गवाह हैं और देश, तो फिर किसान की राह में कीले और नश्तर क्यों? कंटीले तार क्यों? सीमेंट के बोल्डर क्यों? कंटेनरों की दीवार क्यों? सड़कों में खुदी खाइयां क्यों? किसान के बेटों, पुलिस और पैरामिलिट्री के सिपाहियों की संगीने और बंदूकों के मुंह किसान की छातियों की ओर क्यों? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या भारत के हुक्मरान को देश की मिट्टी का दर्द, किसान की वेदना और कराहते हुए हिंदुस्तान की आवाज अब सुनाई नहीं देती? साथियों, याद करें कि 18 जुलाई 2022 को 3 काले कानून, लंबे किसान आंदोलन के बाद 3 काले कानून निरस्त करने के फैसले के बाद मौजूदा मोदी सरकार ने किसान को यह आश्वासन दिया कि वो एक प्रभावी और पारदर्शी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून लेकर आएंगे, बनाएंगे। ये वादा भी किया कि इस देश के 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्ति से राहत दिलाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि इस देश में हर घंटे एक खेत मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। तो फिर किसान इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे? क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। हम ये पूछते हैं, किसान मोदी जी के और भाजपा सरकार के इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, न्याय क्यों ना मांगे? याद रहे, जब हमारे किसान बंजर जमीन का सीना फोड़कर निर्मल जल की धारा निकाल सकते हैं, जब अन्नदाता पथरीली जमीन का गरूर तोड़कर उसमें बीज अंकुरित कर देश का पेट पाल सकता है, तो फिर सत्ता के अहंकार और अन्याय के खरपतवार का समूल नाश भी कर सकता है। यह सरकार को जानना होगा। इस बार सत्य और असत्य के बीच संघर्ष में छल से सत्ता पर
आसीन दुर्योधन दुशासन जान लें, दुष्चक्र रच लें, शकुनी मामा चाहे कितनी चाल चल लें, धर्म भ्रष्ट धृतराष्ट्र चाहे अपनी आंखों में के साथ साथ जुबान को भी सी लें, लेकिन इस बार अन्नदाता किसान सरकार के भ्रमजाल में नहीं आने वाला। इस बार वो अपना वाजिब हक लिए बगैर हस्तिनापुर से हटने वाला नहीं, वो केवल न्याय मांगता है। सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है। अभी तो बस पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने, दरवाजा खटखटाने आए हैं। जब पूरे देश के किसान की कुमुक दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा। किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं कहूंगा, और एक किसान के तौर पर भी, कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए, वरना सत्ताधारी सरकार यह भी जान ले, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, ने उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। जय जवान जय किसान। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। I'll just come one by one, sir. Yes, sir, I'll come to you. क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का मुख्य जो एजेंडा है वो किसान आंदोलन होगा लोकसभा चुनाव? मैं आपके पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए ये एजेंडा नहीं, ये जिंदगी की कसौटी है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों में से अगर 72 करोड़ नागरिक या उनके नुमाइंदे, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, क्या वो देश की राजधानी में सत्ता पर बैठे हुक्मरान से न्याय की गुहार लगाने नहीं आ सकते? ये मेरा किस प्रकार का हिंदुस्तान है? दिल्ली के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं कर रखा, दिल्ली पर हमला नहीं हो रहा, दिल्ली पर चढ़ाई नहीं कर रखी किसी ने, यहां कोई विदेशी ताकतों ने दिल्ली पर हमला नहीं बोल रखा। देश का पेट पालने वाला अन्नदाता किसान न्याय की गुहार लगाने, झोली फैलाए प्रेम से, शांति से, सदाचार से दिल्ली के दरवाजे पर दिल्ली के शासक को उसके द्वारा किए गए वादे की याद दिलाने आ रहा है। और वो वादा हमने नहीं किया, वो 18 जुलाई 2022 को मोदी सरकार ने किया था, एमएसपी की गारंटी के कानून का रास्ता प्रशस्त करने का और कर्ज से राहत दिलवाने का। बस इसलिए हमारे लिए ये राजनीतिक एजेंडा नहीं, जीवन की कसौटी है, और ये देश चलाने से और देश के चुनाव से भी बड़ा इशू है, मुद्दा है। क्या आप इस देश के अन्नदाता किसान को अब शूल, नस्तर और कील देंगे?
क्या आप उसे सीमेंट की दीवारें देंगे? क्या आप दो देशों के बीच की खुदी खाई देंगे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? क्या न्याय मांगने का उनको अधिकार नहीं? क्या उनको उनके हिस्से सिर्फ अश्रु गैस, पुलिस की लाठियां, पुलिस की गोलियां, संगीनें बची हैं? क्या दिल्ली की सरकार इस प्रकार से चल पाएगी? केवल ये सवाल हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम इस देशवासियों के जहन में रखना चाहते हैं। सर, I'll come to you, him and then I'll come to you. I'll go there. सर, किसानों की जो इस बार प्रमुख मांग है वो है सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मांग पर? क्या आप ये वादा करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप कांग्रेस किसानों की मांग का समर्थन करती है, क्या कांग्रेस को मौका मिला, सरकार बनी तो कांग्रेस एमएसपी गारंटी का कानून बनाएगी? आदरणीय मित्र, ये सवाल आपने मुझसे रायपुर में भी पूछा था, मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा। रायपुर डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए, क्यों नहीं। संसद में हमने ये आंकड़े रखे, अगर किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, मैं गेहूं लगाता हूं, मैं तिलहन लगाता हूं, मैं रागी उगाता हूं, मुझे मेरी फसल की कीमत नहीं मिल रही, तो सरकार ने कहा अच्छा हम वो कीमत देने का एक और सिस्टम बनाएंगे जिसे वो बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, अंग्रेजी का शब्द है। उसमें पिछली बार 72 करोड़ किसानों के लिए रखे, 2022-23 में 40 करोड़ रुपए, यानी 50 पैसे पर किसान से कम, थोड़ा शायद 55 पैसे। आप मुझे बताइए 55 पैसे में आप क्या गारंटी दे रहे भैया? इस बार आपने रखा कितना, 1 लाख रुपया। अब मैं वो तो पैसों में भी नहीं गिन सकता, 72 करोड़ से भाग कर लो। आप किस प्रकार का किसान से व्यवहार कर रहे हैं? ये सरकार की बदनीयती को दर्शाता है। कांग्रेस ने कहा है 23 फसलों की खरीद मेरे मित्र पर एमएसपी निर्धारित होता है इस देश में, आपको तो मालूम है, मैंने पहले भी बताया। और मैंने ये सारे आंकड़े सदन के पटल पर रखे। एक धान की फसल लगभग 50% एमएसपी पर खरीदी जाती है, गेहूं 17% और बाकी सब 1% से कम। तो अगर आप बाजारी ताकतों के पास किसान को फेंक देंगे तो वो आंदोलन नहीं करे, न्याय नहीं मांगे, दिल्ली का दरवाजा नहीं खटखटाए, तो क्या यूनाइटेड नेशंस जाए? कहां जाए? इस बात का जवाब दे दें। I'll come back to you, sir. लटकाओ, भटकाओ और अपना उल्लू सीधा करते जाओ, ये मोदी सरकार का तरीका बन गया है किसान के प्रति। 18 जुलाई 2022 को इस कमेटी की घोषणा हुई। अब हम 2024 में हैं, कमेटी की बैठकें ही नहीं हुई। सवाल कमेटी का नहीं था, उन्होंने कहा कानून बनाने के लिए या वो रास्ता खोजने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। ना कमेटी की रिपोर्ट आई, ना निर्णय हुआ। लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव निकालो, लटकाओ, भटकाओ और सबको बहका कर उल्लू सीधा करो या सबका उल्लू बनाओ। ये नीति नहीं चलेगी। किसान बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है। खेत मजदूर, गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के वो भाई जो किसान और खेत मजदूर हैं, वो बड़े सरल स्वभाव के साथी हैं। उनका केवल ये कहना है, या तो आपको बोलना नहीं था उस समय, पर मोदी जी ने कहा 18 जुलाई 2022 को कि हम कानून बनाने का रास्ता प्रशस्त कर देंगे और किसान की कर्ज मुक्ति का रास्ता भी बनाएंगे। तो अब 2 साल बीत गए, लगभग 2 साल बीतने के बाद नतीजा क्या है? तो किसान छल, प्रपंच, कपट और शकुनी की चौपड़ नहीं जानता, परंतु अगर कोई उसे शकुनी की चौपड़ बिछाकर हराने की कोशिश करे, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद और जबान सील कर
उसके न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचल दे, तो फिर वो दुर्योधन हो या दुशासन या आज के सत्ता पे बैठे हुक्मरान हो, वो उनसे न्याय की उम्मीद भी करेगा और जरूरत पड़ी तो न्याय का संघर्ष भी करेगा। सर, आई विल कम टू यू सर आफ्टर। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी किसान नेताओं ने, तो उनका कहना है कि जितनी भाजपा दोषी है उतनी ही कांग्रेस भी दोषी है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के चलते ही हमारा ये हाल है। आदरणीय मित्र, किसी व्यक्ति विशेष का या एक नेता का ये मत हो सकता है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से, परंतु आप मुझे बताइए, मैं ये आपके और आपके दर्शकों और पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं, क्या 68 साल में कभी इस प्रकार का किसान आंदोलन हुआ? क्या 68 साल में कभी लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने आए? एक बार आए थे जब राजीव गांधी जी थे, टिकैत साहब आए थे। मैं उदाहरण दूंगा इस देश को। टिकैत साहब को राजीव गांधी जी ने दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों किसानों के साथ आने की इजाजत दी, क्योंकि राजीव जी का, कांग्रेस पार्टी का यह मानना था किसान भी इस देश का नागरिक है। अगर वो आकर संसद और सरकार के दरवाजे पर बैठकर न्याय की गुहार लगाएगा तो हम उसकी बात स्वीकारेंगे, सुनेंगे। आप बात सुनिए, आप उसको नश्तर, कील, बंदूक, भाले, अश्रु गैस, लाठियां मत दीजिए। और तब भी हल निकाला गया था, एक कमेटी बनाकर मंत्रियों की। आज की सत्ता पर बैठे हुक्मरान दिल्ली की 100 किलोमीटर की परिधि पर किसान के आने तक पर पाबंदी क्यों लगाए हैं? इसलिए अगर आप यूपीए का भी कार्यकाल देखें तो 12% हर साल एमएसपी बढ़ता था, 12%। किसान आंदोलित क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं था कि उसे लगता था कि उसके बाजार का भाव उसे मिल रहा है। यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। हम सुनते हैं, हम मरहम लगाते हैं, हमें कराहते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुनती है। खेत मजदूर और किसान पर जब जब संकट आया, याद करिए, वो बुंदेलखंड पैकेज हो, वो महाराष्ट्र में विशेष पैकेज हो जाकर किसानों के लिए, हर बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी गए, राहुल गांधी खुद गए और वो पैकेज किसानों के लिए देकर आए। तो एक वो समय था सरकारों और किसान में समन्वय और कभी कभी मतभेद का, और एक ये रास्ता है जहां किसान के हिस्से केवल नश्तर, कील, सीमेंट के बोल्डर, दीवारें, पुलिस की गोलियां, अश्रु गैस और लाठियां। यही उस समय कांग्रेस जब सत्ता में थी और आज की सत्ताधीशों में यही अंतर है। अनिल जी, मेरा सवाल है, आपकी पार्टी का एक कंसर्न होना चाहिए। देश में अनरेस्ट है, आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन के बाद आंदोलन खत्म होता है, लेकिन वही सारे किसान, वही जनता विपक्ष को नकार देती है। ये क्या दिखा रहा है? आदरणीय साथी, अगर आप 3 प्रांतीय चुनावों की ओर इशारा कर रहे हैं तो उस आंदोलन के बाद 2 प्रांतीय चुनाव और भी हुए, हिमाचल और कर्नाटक में, उसमें भाजपा को नकार दिया गया। इन 3 प्रांतीय चुनाव के साथ 2 चुनाव और भी हुए तेलंगाना में, वहां फिर भाजपा को नकार दिया गया। तो इसलिए चुनावी जीत और हार, मैं मानता हूं वो महत्वपूर्ण है, परंतु अगर हम 3 चुनाव हारे तो हम 3 चुनाव जीते भी। आप हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जीते, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हारे। तो इसलिए केवल ये कहना कि क्योंकि 3 चुनाव हम नहीं जीत पाए इसलिए इस देश के किसान को अब न्याय नहीं मिलना चाहिए, या उसके सीने में गोलियां दाग देनी चाहिए, या उसके रास्ते में नश्तर और कील बिछा देने चाहिए, या उसके रास्ते में खाइयां खोद देनी चाहिए, या उसके रास्ते में दीवारें खड़ी कर देनी चाहिए, ये शायद गलत होगा। क्योंकि ये लड़ाई वोट की, राजनीति की नहीं, ये लड़ाई देश बचाने की है। सर, आई हिम एंड देन आई विल कम बैक टू यू। सर, क्या कांग्रेस सरकार से मांग करेगी कि किसानों की मांग पर अध्यादेश लाया जाए? क्योंकि अब तो संसद का सत्र है नहीं, चुनाव की घोषणा होगी, वैसे में समाधान के लिए क्या
आदरणीय मित्र, हमने एक लाइन की मांग रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ही बगैर विलंब के सब किसान भाइयों को दिल्ली अपने पास बुलाएं और उन्हें न्याय दें, बस। सर, देन एंड आई विल गो बैक टू हिम। ओके। सरकारी कहती है कि ऐसे में जब अराजक माहौल बनने की आशंका हो तो उसको रोकथाम को लेकर प्रयास की जाते हैं और इसलिए कवायद की जाती है। जब पिछली बार देखा था, जब किसान आगे तो काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था, तो क्या ये रोकथाम जरूरी नहीं लगती आपको? क्या इतनी भारी भीड़ कैसे था? आदरणीय मित्र, जब सरकार नश्तर बिछवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोद देती है तो क्या आम नागरिक की जिंदगी उससे आसान हो जाती है? जब सरकार सड़कों के ऊपर सीमेंट के बोल्डरों की दीवार बना देती है तो क्या उससे आम नागरिक की जिंदगी आसान हो जाती है? आप एआईसीसी आए, एआईसीसी के चारों तरफ बैरियर्स लगा रखे हैं, तो आने में भी 5-10 मिनट आपके फालतू लग रहे हैं और पूरी दिल्ली का ट्रैफिक स्लो डाउन हो गया है। क्या उससे आम नागरिक की जिंदगी आसान हो गई है? क्या इस देश के नागरिक को, या तो आप बोलिए अब दिल्ली में कोई नहीं आ सकता, न्यू इंडिया में देश के नागरिक को दिल्ली में आने पर पाबंदी है। क्या दिल्ली में, न्यू इंडिया में देश के नागरिक को दिल्ली की सत्ता से न्याय मांगने की आजादी है या नहीं? ना किसान आंदोलन पिछली बार हिंसक था, ना इस बार हिंसक है। किसानों के ऊपर गाड़ियों से कुचलने का काम भाजपा के नेताओं ने किया था। शायद आपके चैनल ने उसे कवर भी किया था। क्या किसान को आप भाजपा के नेता जीप से कुचल दें वो तो राजकता है, और किसान शांति प्रिय ढंग से न्याय मांगे वो अराजकता है? तो फिर इस देश के 140 करोड़ नागरिक अराजक हैं। किसानों की बात और किसानों को खुश करने के लिए और किसान आंदोलन की वजह से ही 2 बड़े अवार्ड दिए गए सरकार के द्वारा, भारत में दिए गए। स्वामीनाथन जी को चौधरी चरण सिंह को। आपको लगता है इस वजह से कुछ किसानों का मामला सॉफ्ट होना चाहिए सरकार के प्रति, और किसानों को कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करने का, उनको सॉफ्ट करने की कोशिश की जाएगी? किसानों ने उन दोनों भारत रत्न का स्वागत किया है, पर अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो क्या चौधरी चरण सिंह किसानों के रास्ते में शूल और कील बिछाने का समर्थन करते? मैं ये देश के सामने सवाल रखता हूं। अगर आज चौधरी चरण सिंह होते तो क्या वो उन न्याय मांगने की गुहार कर रहे किसानों के साथ खड़े होते, या उस सरकार के खिलाफ जो पुलिस के अश्रु गैस और लाठियां उन किसानों की छातियों पर चलाकर उनको लहूलुहान कर रही है? अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो क्या वो किसान की फसल के उचित मूल्य और कर्ज मुक्ति के पक्ष में खड़े होते, या फिर किसान का दमन कर रही, लाठी डंडे गोली खाई कील से उसका रास्ता रोक रही सरकार के खिलाफ? अगर आज स्वामीनाथन जी जिंदा होते तो क्या वो स्वामीनाथन रिपोर्ट में एमएसपी की गारंटी के कानून के पक्ष में खड़े होते, या ये कह रहे होते कि हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। उन महान विभूतियों का सम्मान तब होगा जब फटे मैले कुचले कपड़े पहने हुए इस देश के अन्नदाता किसान को न्याय मिलेगा। यही चौधरी चरण सिंह की आत्मा का, काम का, जीवन का सार भी है, और यही स्वामीनाथन जी का भी। एक मिनट, फिर मैं भूल जाऊंगा।
दुर्भाग्य से इस देश में जो कृषि मंत्री अर्जुन जी हैं वो दुर्योधन सा व्यवहार किसानों से कर रहे हैं। काश अपने नाम की ही सीख ले लेते। जब अर्जुन अपने आप को जो लिखता है वो दुर्योधन बन जाए, दुशासन का व्यवहार हो और धृतराष्ट्र का चरित्र बन जाए, तो फिर देश का किसान न्याय की उम्मीद करे कैसे? 2 साल से किसान यही पुकार तो लगा रहे हैं कि बात करिए, हल निकालिए, परंतु सरकार का काम है लटकाना, भटकाना और किसान को न्याय से झटकाना। ये अब मंजूर नहीं है, केवल किसान ये कह रहा है। दूसरा सवाल आप आदरणीय मित्र, ये जब भी कोई निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। पार्टी इस बारे में, पार्टी के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, तो जब कोई निर्णय होगा मैं आपको बता दूंगा। आज मुझे कोई जानकारी नहीं तो मैं कैसे साझा कर सकता हूं। धन्यवाद।